Hello. So, good evening, everyone, and a very, very happy Republic Day to all of you. So, right now, I am live with all of you. Myself, Anu Beniwal. I got rank 638 in UPSC 2020, and fortunately enough, I have been allotted DANIPS as my cadre this time. And I have written my mains again. So let's see where my destiny takes me, and also my hard work. So let's start with this live session of today. Uh, we will start with some basics and then I can take you up your questions. So, my UPSC journey has been a long one because this was my fourth attempt when I got my rank. I would say that I wasted one of my attempts when I was young enough and did not have that much of guidance. And I just gave one prelims without any preparation, without knowing the syllabus, and I wasted one attempt over there. And I would recommend कि कोई भी ऐसा ना करे. यूपीएससी अटेम्प्ट्स लिमिटेड होते हैं और बहुत मुश्किल से हमें ये मिलते हैं. तो इस अपॉर्चुनिटी को मेरी तरह बेकार ना कीजिएगा, सोच समझ के ही अपना अटेम्प्ट दीजिएगा. उसके बाद माय फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट वाज माय सेकंड अटेम्प्ट बेसिकली. तो आई वाज नॉट able to clear my prelims, perhaps by a margin of 1 or 2 marks. And after that, some depression took over. और उसके बाद मैंने फिर से अटेम्प्ट दिया था. तो मेरा तीसरा अटेम्प्ट एंड माय सेकंड सीरियस अटेम्प्ट was 2019 when I was able to clear my prelims. And 2019 का मेंस जो था वो मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई थी. उसके बाद जर्नी आगे बढ़ी. 2020 दिया और विद बेटर प्रिपरेशन ऑब्वियसली, ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए. एंड थैंकफुली 2020 में आई गॉट दिस रैंक. तो राइट नाउ आई हैव गिवन माई अटेम्प्ट अगेन with some molding in my strategy, some changes over here and there, and let's see if I can improve my rank. So, this is the basics of my journey. So, 2018 pre failed, 2019 mains failed, 2020 I got a rank, and this is 2021 going on. And hopefully, I'll not be writing another attempt, but let's see. You never know UPSC. एंड चलो फिर धीरे धीरे शुरू करते हैं इंटरेक्शन. एंड आप मुझे बताते रहिएगा अगर आपको कुछ भी उसमें चेंजेस चाहिए, कुछ और पूछना चाहते हैं, कहीं और किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहेंगे. तो मैं दिल्ली से हूँ. दिल्ली में नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में एक एरिया है पितमपुरा. उसमें पितमपुरा में भी एक छोटा सा एरिया है पितमपुरा गांव. तो पितमपुरा विलेज से हूँ. एंड आई डोंट कम फ्रॉम अ वेरी बिग कम्युनिटी और ऐसा कुछ. एंड जॉइंट फैमिली है मेरी काफ़ी बड़ी. मेरे पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं. माई मदर इज़ अ स्कूल ड्रॉप आउट. शी कम्प्लीटेड हर 9th स्टैंडर्ड एजुकेशन. पिताजी ने 12th स्टैंडर्ड क्लियर किया था. उसके बाद ही वांटेड टू परस्यू हायर स्टडीज़ ऑब्वियसली, पर ड्यू टू सम इकोनॉमिक फैक्टर्स वो नहीं कर पाए थे. उसके बाद मेरा भाई मुझसे 1 साल छोटा है और शायद मुझसे ज़्यादा अव्वल दर्जे का खिलाड़ी है. तो उन्होंने आईआईटी दिल्ली से अपना बीटेक किया. उसके बाद ही डिड हिज जॉब एंड अदर वर्क. तो वो अपनी अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं और मैं उनसे 1 साल बड़ी हूँ. एंड इस जर्नी में अब जाके मुझे सक्सेस मिली है. उसके अलावा एक बड़ी सी जॉइंट फैमिली है. तो गांव में रहते हैं और यहीं से अपनी मैंने जर्नी कंप्लीट नहीं, कुछ हद तक आगे बढ़ाई है. तो शुरुआत करते हैं धीरे धीरे. तो यूपीएससी क्यों सिलेक्ट किया? तो यूपीएससी इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि इसमें 2 बातें होती हैं. एक कि मैं अपनी पर्सनल कैपेबिलिटी से क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ. पहली चीज़ ये जो आपको अपना फ्यूचर डिसाइड करने में मदद करता है. दूसरी चीज़, हम इससे समाज में, देश में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये दूसरी चीज़. जब आप इन 2 चीज़ों को परफेक्ट तरीके से अपना जवाब दे पाएँ तो वही आपका करियर होता है. दूसरा एक अच्छी स्ट्रैटेजी मैं आपको बता सकती हूँ जो कि मुझे किसी ने बोला था 5 साल पहले. तो 5 साल पहले
एक काफ़ी बढ़िया किस्म के इंसान ने हमें ये गाइडेंस दी थी, तो वही स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उसमें क्या था कि उन्होंने मुझे ये बोला था, जब मैं कन्फ्यूज़न था मेरे को कि मैं अपना पढ़ाई कंटिन्यू करूँ एकेडमिक्स या फिर इस लाइन में जाऊँ। तो उन्होंने मुझे समझाया था कि आप आँखें बंद करके 5 मिनट ये सोचिए कि आप आने वाले 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं। जैसे ही आपको इसकी क्लैरिटी होगी, तो आपको अपने करियर की भी क्लैरिटी हो जाएगी। तो आप अपने आप को सोचिएगा कि आप आपको किस कुर्सी पे देखते हैं, किस अटायर में देखते हैं, किस कपड़ों में देखते हैं, कहाँ काम करते हुए देखना पसंद करेंगे, किस जॉब में आपको इतनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि आप रात को अच्छे से सो पाए। जब आपको इस चीज़ की क्लैरिटी आएगी, तो आप अपना करियर भी ढंग से चुन पाएंगे। तो यूपीएससी मैंने इसीलिए चुना था, तो मैंने उसी में ही शिद्दत से मेहनत करी। उसके अलावा एकेडमिक्स में मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने अपनी स्कूलिंग अपने घर के पास के एक स्कूल से करी थी। उसके बाद अपनी बीएससी फिज़िक्स ऑनर्स मैंने किया है हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद में एमएससी भी कंप्लीट करी है फिज़िक्स में ही, डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स एंड एस्ट्रोफिज़िक्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। एंड उसके बाद मैंने कुछ साल अपने रिसर्च में भी व्यतीत किए हैं, इसीलिए आपको मेरे नाम के कुछ रिसर्च पेपर्स भी मिल जाएंगे। तो नैनो फिज़िक्स में बेसिकली मेरा रिसर्च था और फिर धीरे धीरे मुड़ते हुए हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो दिस इज़ द ब्रीफ अबाउट माई एकेडमिक्स। उसके बाद अब धीरे धीरे हम क्या करते हैं, हम प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू के बारे में। तो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी जो मेरी है नॉर्मली जो रहती है वो ये है कि आप सबसे पहले जो भी बेसिक बुक्स हैं वो आप कर लेंगे। ठीक है, बेसिक बुक्स में एनसीईआरटी ऑब्वियसली इज़ अ मस्ट। ठीक है, आप उसको नहीं नकार सकते हैं। एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो आपके ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि एनसीईआरटी पुरानी या नई एनसीईआरटी। तो इसमें मैं आपको बता सकती हूँ कि इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, तो जो आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है और जो आपको लग रहा है कि हाँ इसको मैं बार बार या बाद में भी पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, चूज़ दैट बुक। ठीक है, ये हो सकता है आपको बार बार पढ़नी पड़े और इनफैक्ट पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको दिमाग में बिठाना है उसे, तो चूज़ दैट बुक। मैंने नई एनसीईआरटी चुनी थी। बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं, ऐसे नोन्स हैं जिन्होंने पुरानी एनसीईआरटी चुनी है, वो भी इसी जर्नी में सिलेक्ट भी हुए हैं। तो इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और पर आपको पढ़नी है एनसीईआरटी, आप नहीं मना कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक पहला आपका स्टेप रहेगा एनसीईआरटीज़, ओल्ड या न्यू वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अखबार, न्यूज़पेपर। ज़्यादातर लोग आज भी हिंदू प्रेफर करते हैं, कुछ लोग जो है इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, और उसके अलावा कुछ और भी हैं जो दूसरे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। लार्जली हिंदू इज़ अ प्रेफर्ड वन। ठीक है, मैंने हिंदू पढ़ा है। ठीक है, मुझे हिंदू अच्छा लगता है। कभी कभी मैं इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ती हूँ, पर लार्जली आई हैव बीन प्रेफरिंग हिंदू ओनली। ठीक है, आपको अगर अच्छा लगे तो आप एक्सप्रेस पे भी जा सकते हैं। ओके, उसके अलावा न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है कि नहीं? बिल्कुल न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना है। और कोशिश कीजिए कि न्यूज़पेपर को आप अपनी डेली स्ट्रैटेजी में ही डालें। ठीक है, उसके लिए एक अलॉटेड समय बनाएं। शुरुआत में क्या होता है, जब न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें मैंने काफ़ी लोगों से ये सुना है कि अ, लोगों को 6 घंटे लग जाते हैं, 5 घंटे लग जाते हैं। इट्स फाइन, इट टेक्स टाइम। ओके, इट टेक्स टाइम। तो इनिशियली यू माइट टेक 6 आवर्स। ओके, आपको 6 घंटे लग सकते हैं, फिर आप 4 घंटे पे आएंगे कुछ दिन के दौरान में ही। ठीक है, फिर धीरे धीरे आप उसको 1 सवा घंटे तक ले आए तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, न्यूज़पेपर में दोनों चीज़ें पढ़नी है। कौन सी दोनों चीज़ें? एडिटोरियल्स। ठीक है, संपादकीय, वो आपको पढ़ना है। उसके अलावा जो न्यूज़ हैं वो भी पढ़नी है। ठीक है, और उसके अलावा क्या न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने होते हैं? तो न्यूज़पेपर के नोट्स इट डिपेंड्स। बहुत लोग बनाते हैं, बहुत लोग नहीं बनाते हैं। ठीक है, आई वुड से कि अगर आप बना रहे हैं ना, उसको इतना कंसाइज बनाएं, इतना अच्छा बनाएं कि आप उसको दोबारा पढ़ पाएँ।
अगर आप 1 साल की जर्नी में या बिफोर योर प्रीलिम्स इफ़ यू आर मेकिंग दीज थिक रजिस्टर्स, आप 4 रजिस्टर ऐसे 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 मोटे बना रहे हैं इतने न्यूज़पेपर के, तो वो आपको मुश्किल पड़ेगी रिवाइज करने में, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट 1 रजिस्टर जिसके आप 25-25% भाग में 25-25-25% में अगर आप उसको डिवाइड कर दें, जिसमें आप GS1, GS2, GS3, GS4 ऐसे आप उस रजिस्टर को भाग कर दीजिए। उसमें आप अपने हिसाब से, अगर आपको लग रहा है, देखिए आप अखबार पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको पता लग रहा है कि ये इकोनॉमिक्स की न्यूज़ है, तो कहाँ जाएगी, GS3 में जाएगी। तो आप GS3 का भाग खोलें और वहाँ पे मेंशन करें, और इतना ही मेंशन करें कि ऐसी चीज़ क्या पेपर में पूछी जा सकती है, क्या मैं उसको वहाँ उतार पाऊँगा या पाऊँगी, क्या मैं इसको रिकॉल कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो वही लिखिए, कम से कम लिखिए। क्वालिटी ज़्यादा मैटर करेगी न्यूज़पेपर में रादर देन क्वांटिटी, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं GS4 का तो इतना मटेरियल ही नहीं होता है न्यूज़पेपर का कि हम वहाँ लिख पाएँ, पर फिर भी मैं बोलूँगी अखबार में इतने सुंदर एग्जाम्पल्स आते हैं आपके GS4 के, अगर आप वहाँ से उठा रहे हैं तो इट वुड डेफिनेटली मैटर इन द मेन एग्जामिनेशन। तो कोशिश कीजिए। ये जो स्ट्रैटेजी है न्यूज़पेपर की, इसको प्रोसेस करने में, डालने में टाइम लगेगा, तो हार नहीं माननी है, सैचुरेशन नहीं आना चाहिए। हो सकता है 1 हफ्ता लगे, हो सकता है 2 हफ्ते लगे, पर तीसरे हफ्ते आपके न्यूज़पेपर की स्ट्रैटेजी आपके काम आएगी। और ये वाली जो स्ट्रैटेजी है ना, ये आपके प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी, ये सब में साथ देगी। और तो न्यूज़पेपर की बात इतनी काफ़ी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। आई वुड लाइक टू से करंट अफेयर्स जो है लार्जली न्यूज़पेपर वो टेक केयर, अगर आप रेगुलर कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, करंट अफेयर्स जो है मैगजीन्स आती हैं मार्केट में, ऑनलाइन कहीं भी आप जाके परचेज कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी मैगजीन्स हैं आपके पास, विजन है, फोरम IAS है, इनसाइट्स है, और भी होंगी बाकी, पर मेरे को ज़्यादातर जो है विजन पसंद आती है, ठीक है। इनफैक्ट आई वुड से फोरम की भी कई चीज़ें जो है बहुत बढ़िया आती हैं, पर लार्जली स्टिक टू विजन। अगर आप चाहें तो बाकी मैगजीन भी आप पढ़ सकते हैं। आजकल काफ़ी बच्चे जो है ओनली IAS की मैगजीन भी प्रेफर कर रहे हैं। तो एक आप कुछ दिन दे के देख सकते हैं कि भाई ये मैगजीन मुझे पढ़ने में या याद करने में ज़्यादा आसानी हो रही है, तो आप वो प्रेफर कर लें, ठीक है। और एक से ज़्यादा मंथली मैगजीन ना पढ़ें, उसमें आपका समय जाएगा और बहुत परेशानी हो जाएगी। आपको लगेगा कि विजन ये कवर कर रहा है, इनसाइट्स जो है इसके अलावा कवर कर रहा है, ये कवर कर रहा है, पर होता क्या है इन दी एंड ना, ये लोग सारे ही कवर कर देते हैं। हो सकता है विजन एक महीने जो कवर ना करे और इनसाइट्स वो कर रहा है, अगले महीने विजन वो कवर कर लेगा। तो थोड़ा सा आपको वो धैर्य बना के चलना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसमें भी कवर हो रहा है, हमें यहाँ स्मार्ट वर्क करना है ना। तो ज़्यादा काम करने से नहीं चलेगा, आपको ज़्यादा के साथ साथ जो है क्वालिटी भी मैटर करेगी। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट ट्राई स्टिकिंग टू 1 गुड मैगजीन, मंथली मैगजीन। उसके बाद आता है कि भाई प्रीलिम से पहले जो है वो PT 365 आती हैं, जो 1 साल की कंपाइलेशन होती है, काफ़ी लोग वो करते हैं। मैं कोशिश करी है, पर लार्जली मैंने जो है मंथली मैगजीन्स की थी। उसके अलावा PT 365 वगैरह जब आती थी ना, तो मैं उसको बस ऐसे देखती थी। तो उसमें ऐसा होता था कि यार ये जो है ना 2-3 चीज़ें ये नहीं है, ये शायद मेरी मंथली में कवर नहीं हुआ है, तो मैं उसको वहाँ से हटा के और उसको एक पेज पे लिख लेती थी। तो वो मेरा हो जाता था बढ़िया करंट अफेयर्स तैयार, और मैं उसी को ही बार बार रिवाइज करना पसंद करती थी। तो मंथली मैगजीन प्लीज़ स्टिक टू 1, डोंट गो फॉर अदर मैगजीन्स, यहाँ भी जा रहे हैं वहाँ भी जा रहे हैं। हाँ, अगर बहुत ही ज़रूरत पड़ रही है कि भाई हाँ एनवायरनमेंट का जैसे फॉरम IAS का अच्छा आ रहा है या ऐसा कुछ है, तो आप वहाँ से ले लीजिए। तो एक तो ये हो गया, न्यूज़पेपर हम कर चुके हैं, करंट अफेयर मैगजीन्स हम बात कर चुके हैं। करंट अफेयर्स दोनों आपको करने हैं, मैगजीन से भी और वहाँ से भी। एक छोटी सी बात, इसमें 2 छोटी बातें और ऐड करना चाहूँगी। एक तो आपको जो है
PIB आई वुड सजेस्ट कि जितना हो सके फॉलो करें, ठीक है। PIB के संक्षिप्त वाले समराइज नोट्स भी आपको मिल जाएंगे मार्केट में या ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। और उसके अलावा जो है PIB आपको आप जाके साइट पे भी चेक कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट PIB फॉलो कीजिए, उससे फ़ायदा रहता है। मीडियम इतना मैटर नहीं करेगा क्योंकि UPSC आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों अलाउ करता है, पर ऐसा इतने सालों में देखा गया है कि हिंदी मीडियम से टॉपर्स नहीं आ रहे हैं, पर रैंक्स आ रही हैं। पर उसमें ये भी है कि हिंदी माध्यम से अपीयर होने वाले छात्र छात्राएं भी कम हैं, तो थोड़ा सा फ़र्क देखा गया है। पर ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन ही रुक जाएगा। तो हिंदी माध्यम से भी IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, बाकी सर्विसेज में भी आते हैं। मैम प्लीज टेल मी हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स लाइक यू। बार बार प्रैक्टिस कीजिए बोलने की, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से प्रैक्टिस कीजिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधर जाएंगी। ऑल्सो प्लीज ट्राई रीडिंग न्यूज़पेपर्स। जो भी आपको लगता है कि एक लैंग्वेज मेरी कमज़ोर है तो उसका आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। दीदी हैंड राइटिंग के लिए, हैंड राइटिंग के लिए एक ही चीज़ होती है। बचपन में जब छोटे छोटे थे, आप जिस भी स्कूल में गए हैं वहाँ पे क्या होता था, सुलेख, वही है। तो लिखना ही तो था। तो हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए आपको चाहिए एक कलम और एक कागज़, बस, और कुछ नहीं है। आप बार बार लिखेंगे, आपको लगेगा कि भाई इस कलम से, इस पेन से मेरी राइटिंग अच्छी लग रही है और मैं जितना प्रैक्टिस कर रही हूँ मेरी राइटिंग सुधर रही है, आपकी सुधर जाएगी। इसमें कोई इतना घबराने वाली बात नहीं है। और हैंड राइटिंग इतना मैटर भी नहीं करती है। आई वुड लाइक टू से कि भाई बहुत ही खूबसूरत हैंड राइटिंग होगी तो ही पहली रैंक आएगी, ऐसा नहीं होता है। टेस्ट सीरीज़ कब ज्वाइन करें, मैं बता देती हूँ इसके बारे में। एक तो प्रीलिम्स की अभी हम बात कर रहे थे ना, तो प्रीलिम्स के लिए हम ये बात कर सकते हैं कि टेस्ट सीरीज़ की बात आती है, कितने टेस्ट लगाने हैं, कितने नहीं लगाने हैं। तो मैंने जो टेस्ट लगाए थे वो ऐसे थे, मैंने विजन के सारे टेस्ट लगाए थे और मैं मार्केट गई थी, मैंने मार्केट से लिए थे और मैंने वो लगाए थे, ठीक है। उसके अलावा तो देयर वर अराउंड 35 टेस्ट के आसपास थे। तो 35 टेस्ट ऑफ विजन प्लस मैंने कुछ जो है फुल लेंथ उठाए थे इनसाइट्स के, कुछ वाजीराम के, कुछ फॉरम के सिमुलेटर टेस्ट उठाए थे और बाकी मेरे UPSC के प्रीवियस पेपर्स। UPSC के प्रीवियस पेपर्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, उसको आप नहीं छोड़ेंगे। UPSC के प्रीवियस पेपर वो हर एक उसमें है, चाहे प्रीलिम्स है, चाहे मेंस है, चाहे इंटरव्यू है। इंटरव्यू में प्रीवियस के जो भी आपके आंसर के स्क्रिप्ट्स, इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स आती हैं वो, पर प्रीवियस क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट और प्री में आपको वो करने ही करने हैं, बाकी में भी करने ही करने हैं, ठीक है। तो तकरीबन मैंने 35 टेस्ट विजन के लगाए थे प्रीलिम्स के लिए, अराउंड 7-8 जो है आपके इनसाइट्स के, अराउंड 7-8 विजन वाजीराम के, देन फॉरम के एंड देन अदर्स, ठीक है। मैंने कुछ इसमें छोड़ा नहीं था। अगर मुझे ओनली IAS का मिल रहा है, मुझे नेक्स्ट IAS के अच्छे मिल रहे हैं, तो मैंने 3-4 वो भी लगाए। टेस्ट लगाने में कंजूसी नहीं करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में और टेम्परामेंट को बिल्ड करने में, क्योंकि जिस दिन आप प्रीलिम्स देंगे वहाँ पे, उस दिन मैटर करेगा आपका टेम्परामेंट। मैं जब प्रीलिम्स दे रही थी, जब से मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई होना शुरू हुआ है, तो जब मैं प्रीलिम्स देती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं अपना 91 या 92 टेस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो वो जो टेम्परामेंट था ना, जो कूल डाउन हो जाता था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जितना हो सके आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, टेस्ट का। तो शायद मैंने 80-90 और आई डोंट नो शायद 100 टेस्ट भी लगा दिए थे प्रीलिम्स का, जब पहली बार मेरा नहीं हुआ था उसके बाद। तो जितना आप टेस्ट देंगे उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उतना आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। मैथ का कोई बेस्ट ट्रिक है? अच्छा, CSET के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं। CSET आई वुड लाइक टू से कि 2 चीज़ें आती हैं उसमें, एक आपका मैथमेटिक्स रहता है, एक इंग्लिश रहता है। इंग्लिश जो है वो एनालिटिकल है, ठीक है, वो इंग्लिश ऐसे नहीं है कि आपको ग्रामर पूछी जा रही है। तो उसके लिए आप अगेन आई वुड से कि UPSC के ही पास्ट ईयर आप अगर प्रैक्टिस कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैथ्स के लिए मैंने अपनी खुद की छोटी छोटी ट्रिक्स बना रखी हैं,
तो मैंने कुछ दिन बैठ के अपने कुछ ट्रिक्स बना ली थी यूट्यूब पे देख के, जैसे कि एवरेज है, एवरेज के ये वाली ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद स्पीड के क्वेश्चंस आएंगे तो ये कुछ कुछ मेरे फॉर्मूले होंगे और ये मेरी ट्रिक्स होंगी। उसके बाद अगर कैलेंडर का क्वेश्चन आता है तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी। तो ऐसे करके आई वुड से मेरा 25-26 पेजेस के नोट्स हैं, जैसे मैंने स्पीड है, एवरेज है, बोट्स के क्वेश्चंस हो गए, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कंडीशंस, कैलेंडर हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया। तो ऐसे ऐसे आप क्या कर सकते हैं, आप अपना जो पिछले यूपीएससी के पेपर है उसमें से देखें कि वो मैथ्स में क्या क्या पूछ रहे हैं, उसमें से आप आइडेंटिफाई करें कि ये मेन टॉपिक्स रहते हैं मैथ्स के, और उसको आप यूट्यूब वगैरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे कोचिंग जो हैं अपने ऑनलाइन कोर्सेज भी देते हैं, ठीक है, जहां आपको वो बता देंगे कि मैथ्स के ये इंपॉर्टेंट रहते हैं और ये फॉर्मूले रहते हैं। उसी को फॉर्मूले को बार बार रिवाइज करके और आप जो है यूपीएससी के पास्ट ईयर प्रेफर करें, उनको प्रैक्टिस करें। उसके अलावा कोचिंग के भी सी सेट के आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे आपको मार्केट में, तो आप वो भी ला के उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जितने आप टेस्ट लगाएंगे उतने अच्छे से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। सी सेट आई वुड लाइक टू से, मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ कि वो क्वालिफाइंग पेपर है, तो उसमें आपको 66.66 मार्क्स चाहिए होते हैं, पर उसको हल्के में ना लें, ऐसे हल्के में ना ले। यूपीएससी का जो है बढ़ता जा रहा है, स्तर काफ़ी बढ़ रहा है सी सेट का, तो सी सेट को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाए। चाहे आप इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हैं, आप फिज़िक्स ऑप्शनल से हैं, आपने बीटेक किया है, आपने बीई किया है, आपने जो भी किया है, चाहे आप आईआईटी से हैं, मतलब I have full respect for the people who are into IITs and have done their BTechs, MTechs from IITs, but still I would like to suggest you कि आप सी सेट को हल्के में ना लें। तो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स की हम बात कर चुके हैं, बुक लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से। तो बुक लिस्ट के बारे में आप ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री में आपका रहेगा एंशंट, मेडिवल, जो तकरीबन हम एक ही टॉपिक मानते हैं। उसके अलावा देयर इज़ कल्चर एंड देयर इज़ मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशंट मेडिवल की मैंने तमिलनाडु की हिस्ट्री की किताब पढ़ी थी, ठीक है, वो आपको मार्केट में या ऑनलाइन ईजिली मिल जाएगी। उसके अलावा मैंने न्यू एनसीईआरटीज़ भी पढ़ी थी, और जो जो तमिलनाडु की हिस्ट्री में नहीं था और नई एनसीईआरटी में था, वो मैंने अपने कागज़ पे लिख के उसके साथ अटैच कर रखा है, ताकि मेरे को जब चाहे मैं उसको रिवाइज कर सकूं, ठीक है। उस तरीके से वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो गया है, और इन जनरल मेरे एंशिएंट मेडिवल के क्वेश्चंस निकल जाते हैं। उसके अलावा हम दूसरे कल्चर पे भाग, मतलब हिस्ट्री के ही दूसरे भाग पे आते हैं, जिसको हम जनरली बोलते हैं कल्चर। तो एंशिएंट मेडिवल का हमने बताया है। कल्चर की एक किताब आती है नितिन सिंघानिया, मैंने वो पढ़ी थी, ठीक है। उसको आपको अगर पढ़ना है तो आप बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि किताब काफ़ी मोटी है और शायद इतने सवाल उसमें से ना आए, तो आपका टाइम बहुत खा सकती है। पर किताब बेहद इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे फैक्ट्स है, अच्छे पिक्चर्स है, तो मन लगेगा उसमें। एक और किताब है क्लास 11th की, फाइन आर्ट्स, ठीक है, बहुत ही अच्छी किताब है कल्चर के लिए, उसको ज़रूर पढ़िएगा। एनसीईआरटी है तो वो आई वुड सजेस्ट कि वो तो ज़रूर पढ़िएगा। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है तो आप नितिन सिंघानिया पढ़ सकते हैं। उसमें भी अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो जो पहले 2 चैप्टर हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फिर धीरे धीरे उनकी वेटेज जो है मुझे कम लगती है, पर आप अपनी समझ अनुसार, अपने विवेक अनुसार उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड हियर कि मैंने कल्चर के पिछले साल कुछ नोट्स भी तैयार कर लिए थे, क्योंकि इतनी मोटी किताब पढ़ने में, रिवाइज करने में मुझे समय लगता था, तो मैंने उसके अपने चित्र सहित छोटे छोटे जो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एंड उसके साथ उसके कुछ कुछ फैक्ट्स या जो मुझे याद करने हैं या जो मैं दोबारा मेंस के पेपर में उतार सकती हूँ, तो वो मैंने तैयार कर रखा है। तो ऐसे आप कल्चर को पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आती है मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए काफ़ी फेमस किताब है, जनरली लोग वही पढ़ते हैं, वो है स्पेक्ट्रम। मैंने भी वही पढ़ी है,
उसके अलावा एक बिपिन चंद्रा की भी हिस्ट्री की बुक आती है, कुछ लोग उसको पढ़ना भी पसंद करते हैं। तो मैंने दोनों पढ़ी हैं। लार्जली आई फॉलो स्पेक्ट्रम, और जो जो स्पेक्ट्रम में नहीं था और मुझे बिपिन चंद्रा में लगा कि ये इसमें है, जैसे कि कुछ इश्यूज हैं उसमें, आई वुड से कि प्रिंसली स्टेट्स है या फॉरेन अफेयर्स का कैसे इंडिया के साथ, जो इंडिपेंडेंस के साथ जो भी रिश्ता रहा था, बढ़ा था, घटा था, वो उसमें काफ़ी अच्छे से दे रखा है। तो वो मैंने उसमें से वहाँ से अपने खुद के कुछ नोट्स प्रिपेयर किए हैं। ज़्यादा बड़े नहीं हैं, अराउंड 10-15 पेजेस में वो काम बन गया था मेरा। तो वो प्लस स्पेक्ट्रम, वो मेरा रहता है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, मैं उसी को रिवाइज करती हूँ। कुछ लोग मॉडर्न हिस्ट्री के भी नोट्स बनाते हैं, मैंने नहीं बनाए हैं। अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है और आपके पास समय है तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री हमारा इसमें पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी बेझिझक NCRTs, विदाउट एनी डाउट NCRTs आर द बेस्ट सोर्स फॉर ज्योग्राफी, ठीक है। आपको पढ़नी ही है, और कहाँ से कहाँ तक पढ़नी है, स्टार्टिंग फ्रॉम 6th क्लास, ठीक है। 6th क्लास की पुरानी NCRTs हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली, मैप सहित बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ज्योग्राफी के लिए NCRTs पे जाएं, ठीक है। और जो आपकी 11th-12th की जो NCRTs रहेंगी वो आप बार बार रिवाइज करेंगे, और जो पहले की NCRTs रहेंगी वो आपको बाद में शायद रिवाइज करने ना पड़ेंगी, पर आपको पढ़नी एक बार 6th क्लास से है, ठीक है। तो ज्योग्राफी इज क्लियर विद यू। उसके बाद हम आगे आते हैं। हाँ जी, ज्योग्राफी की एक और किताब है, GC लियोंग, बहुत फेमस, बहुत अच्छी किताब है, वो आप पढ़ेंगे। और उसके जो लास्ट के जो आई वुड से 10 और 11 चैप्टर्स हैं, जो कि आपके वर्ल्ड के क्लाइमेट, वेजिटेशन वगैरह को बताते हैं, तो वो आप ज़रूर पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, वो आपकी प्रायोरिटी रहेंगे प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। बाकी आई वुड से कि पूरी किताब ही आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पर लास्ट के जो 10-11 चैप्टर्स हैं, जो भी आपके बायोजोग्राफी से रिलेट करते हैं, उसको ज़रूर रिवाइज कीजिएगा, बार बार कीजिएगा। इस साल भी 2021 की अटेम्प्ट में वहाँ से कुछ क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आए थे, तो इसीलिए मैं इस पे इम्पोर्टेंस दे रही हूँ। उसके अलावा हम हिस्ट्री कर चुके हैं, ज्योग्राफी हमने कर लिया है, इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए बहुत मुश्किल होती है बुक लिस्ट या कोई एक सोर्स फॉलो करने के लिए। तो इकोनॉमिक्स के लिए आई वुड से कि किताबें हैं कुछ, मिस्टर रमेश सिंह की किताब है, बाकी भी हैं कुछ किताबें जो लोग पढ़ते हैं। मैंने इकोनॉमिक्स के लिए वो किताबें नहीं पढ़ी हैं, मैंने 11th और 12th की NCRT पढ़ी थी, ठीक है। उसके अलावा इकोनॉमिक्स जो है आप मैंने मृणाल की वीडियोस देखी थी, ठीक है। मृणाल सर की वीडियोस इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी फेमस है, उसके साथ उनका मटेरियल भी आता है, ठीक है। जो PDF रहती हैं वो भी आती हैं, पर मैंने मृणाल सर की वीडियोस देख के जो वो पढ़ा रहे थे वहीं से ही अपने नोट्स बना रखे हैं, और वो काफ़ी संक्षिप्त और छोटे हैं, ठीक है। अगर आप चाहे तो आप उनका PDF भी लेके उसमें से आप मार्क करके पढ़ सकते हैं कि ये मुझे याद करना है, ये इम्पॉर्टेंट है। बड़े ही सरल भाषा में अच्छे से मृणाल सर इकोनॉमिक्स को पढ़ाते हैं। उसके अलावा अगर आप वीडियोस प्रेफर नहीं करते हैं तो आप किताब से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए रमेश सिंह की किताब काफ़ी फेमस है। उसके अलावा काफ़ी बच्चे इसके लिए श्री राम IAS के नोट्स प्रेफर करते हैं। इकोनॉमिक्स के श्री राम IAS के नोट्स काफ़ी लोग ना बाइबल की तरह ट्रीट करते हैं। तो अगर आपको मृणाल सर का समझ में नहीं आ रहा है या आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप श्री राम IAS के नोट्स कर लीजिए, वो भी काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप इनमें से एक प्रेफर कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो तीसरा आपके पास किताब है, पर 11th-12th की NCRT इज़ अ मस्ट, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स हो गया है, अब बात करेंगे पॉलिटी की, ठीक है। पॉलिटी इज़ अ सब्जेक्ट विच कैरीज अ लॉट ऑफ वेटेज, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉलिटी जो है हम लोगों की बाइबल होती है लक्ष्मीकांत, तो वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है।
कितने चैप्टर पढ़ने हैं, क्या छोड़ना है, आई वुड सजेस्ट पूरी पढ़ लीजिए, पहले पन्ने से लेके आखिरी पन्ने तक पढ़ लीजिए। बहुत अच्छी किताब है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बार बार पढ़नी पड़ेगी। जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे हाईलाइट कीजिए, लाइन डालिए, पर उस किताब को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और आपको बार बार रिवाइज भी करनी पड़ेगी। तो पॉलिटी के लिए आपकी लक्ष्मीकांत आपके लिए अच्छी रहेगी। उसके अलावा पॉलिटी की एनसीईआरटीज, जी हाँ, बिल्कुल पढ़नी है, और बार बार शायद ना पढ़नी पड़े, पर आई वुड से एटलीस्ट 2 टाइम्स, ठीक है, ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि उसमें से अब डायरेक्ट क्वेश्चंस आने लगे हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। स्टेट की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, ये 2021 में क्वेश्चन था, और ये आपको वहाँ मिल जाएगा एनसीईआरटी में। तो इसीलिए आई वुड से कि पॉलिटी के लिए भी आपको एनसीईआरटीज पहले पढ़नी है, ठीक है, 2 बार 3 बार उसको पढ़ लीजिएगा, जो आपको इम्पोर्टेंट कीजिएगा उसको बाद में रिवाइज कीजिएगा। एंड बाद में आप मेंस वगैरह के लिए लक्ष्मीकांत तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है, ये काफ़ी रहेगा। उसके अलावा भी लोग प्रेफर करते हैं, मेरे लिए पॉलिटी में ये काफ़ी रहा था, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के लिए एक काफ़ी सारे अलग अलग सोर्सेज है। वैसे तो एनवायरनमेंट ज़्यादा जो है आपका वो करंट ओरिएंटेड आता है, ठीक है, पर मैंने जो है शंकर आईएएस की किताब पढ़ी थी, इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगी, आप ले सकते हैं। बेसिक से शुरू करते हैं और धीरे धीरे आपको वो पूरा पढ़ा देंगे। थोड़ी सी थिक लगेगी, आपको लगेगा नहीं इसमें काफ़ी सारे पेजेस हैं, पर इट डजेंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ज़्यादा समय उसमें नहीं लगता है। इंटरेस्टिंग किताब है, अच्छी किताब है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो शंकर आईएएस इज़ अ गुड बुक। उसके अलावा वीडियो लेक्चर्स हैं और सारे सोर्सेज हैं, तो बहुत कुछ है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। मेरे लिए शंकर आईएएस की किताब और साथ में उसके करंट अफेयर्स, ठीक है, ये मेरे लिए काफ़ी रहा था एनवायरनमेंट के लिए। तो हमारा एनवायरनमेंट भी इसमें हो गया है। उसके अलावा हम हिस्ट्री कर चुके हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, एनवायरनमेंट। आप किसी और सब्जेक्ट की बुक लिस्ट पूछना चाहेंगे प्रीलिम्स के लिए या सोर्सेस? नहीं तो फिर हम आगे मेंस की स्ट्रैटेजी की तरफ चलेंगे। देखो, प्रीलिम्स में तो मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ ऐसे ज्वाइन नहीं करी है, और मैं खुद से ही टेस्ट लगाती हूँ, और अगर आप चाहें तो आप लोग अपनी अपनी टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं, ठीक है। आप किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल लगा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट दैट वुड इंश्योर कि आप रेगुलर वहाँ पे जा रहे हैं या रेगुलर लॉग इन कर रहे हैं, और उससे जो है आपको ये भी पता लगता रहेगा कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं और कहाँ कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं टेस्ट सीरीज़ का थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। मैंने जो टेस्ट लगाए थे वो मैं आपको बता चुकी हूँ, विजन, इनसाइट्स, फॉरम, नेक्स्ट आईएएस, ओनली आईएएस, इनके हल्के हल्के लगाए थे, और विजन के मैंने पूरे लगाए थे। और उसके अलावा मैं, हाँ जी, मैं टेस्ट लगा के एनालाइज करती थी, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मेरे कितने नंबर बन रहे हैं। तो हो सकता है शुरू में आपके 30 बन रहे हैं, 40, 60, 70, ऐसे ऐसे, पर देयर वाज दिस टाइम कि जहाँ पे आई वाज ईजिली क्रॉसिंग 100 मार्क्स इन माय टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो जहाँ पे आप 100 या 120, 110 जब क्रॉस करने लगते हैं, तो एक कंफर्टेबल पॉइंट आ जाता है कि हाँ, अब मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, यूपीएससी प्रीलिम्स हमारा हो सकता है, ठीक है। तो आप प्लीज़ अपने आप को मार्क करें, जो भी आपके पास आंसर की अवेलेबल होगी, आप टेस्ट सीरीज को लगा के आप अपने आप को मार्क्स देंगे कि मेरा इतना हो रहा है, और अगले टेस्ट में कितना इम्प्रूवमेंट है, 10 टेस्ट के बाद कितना इम्प्रूवमेंट है, वो आप एनालाइज कीजिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं हो रही है, ये भी आप चेक करेंगे, तो उसी से आपको आगे जाने का फ़ायदा होगा, ठीक है। अच्छा, घंटे बार बार मेरे से पूछे जा रहे हैं कितने घंटे पढ़ाई करनी होती है। देखिए, सबका अपना अपना होता है। मेरे लिए अगेन क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों मैटर करती है। दूसरी चीज़, हर दिन आपका एक जैसा नहीं होगा। देयर विल बी डेज जहाँ शायद आप 1 घंटा भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कोई और आपकी ज़रूरत होगी या कोई इशू होगा, तो ये भी दिन आपके आएंगे। एंड देयर टाइम्स जब आप 3 घंटे दे पा रहे हैं या 5 घंटे दे पा रहे हैं, ऐसे भी दिन आएंगे, तो उनसे मायूस नहीं होना है।
लार्जली आपके 12 घंटे आई वुड सजेस्ट कि इफ़ेक्टिवली 12 घंटे होने चाहिए। 17-18 घंटे वाले भी लोग होते हैं, पर आप मेज़र करें कितना इफ़ेक्टिवली आपने पढ़ा है, ना कि कितना क्वांटिटिवली आपने पढ़ा है। तो 17, 18, 15, 16 घंटे जो हैं, उसमें से आप वो आपके सिटिंग आवर्स हो सकते हैं। पर सिटिंग आवर्स में आपके स्टडी आवर्स कितने हैं, वो अलग होते हैं। अगर मैं 16 घंटे अपनी टेबल पे बैठ रही हूँ, तो क्या 16 घंटे मैंने इफ़ेक्टिवली पढ़ाई करी है? वो नहीं होती है, ठीक है? तो ट्राई कि 10-12 घंटे आप इफ़ेक्टिवली पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? सिटिंग आवर्स इससे ज़्यादा हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं और लार्जली ये आपको जो है कंटिन्यू रखने ही हैं। कुछ-कुछ दिन बीच में आएँगे जब आप नहीं कर पाएँगे, पर लार्जली आपको ये पूरा करना है और पूरी जर्नी में ही करना है, ठीक है? मैम आपने कोचिंग जॉइन की थी, मैंने कोचिंग जॉइन करी थी, मैं उसमें कुछ दिन गई थी, मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो उसके बाद से मैंने खुद से ही पढ़ाई करी है ज़्यादातर और जिस भी कोचिंग का मुझे मटेरियल चाहिए होता है, जनरली मुझे मार्केट में मिल जाता है, तो इसीलिए मैं खुद ही पढ़ाई करती हूँ। टेस्ट सीरीज़ मैंने प्रीलिम्स की खुद से लगाई हैं, जिससे मेरा हुआ है और मेंस की हाँ जी, मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाई है, वो मैं आपको बता दूँगी। छोटे शहर से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, छोटे शहर से बहुत अच्छी-अच्छी रैंक्स हमारे पास आ रही हैं। कोचिंग नहीं है तो भी इतनी कोई डरने वाली बात नहीं है, ऑनलाइन सारे सोर्सेज़ आपके अवेलेबल मैं ये भी बता दूँ कि ज़्यादातर कोचिंग अब ऑनलाइन कोर्सेज़ दे ही रहे हैं, तो अगर आप छोटे शहर से हैं, कहीं गाँव से हैं, तो आप बिल्कुल ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं इफ़ यू वांट। अदरवाइज़ बिना कोचिंग के भी ये एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है? कितने घंटे पढ़ाई करनी है हमारा हो चुका है, बुक लिस्ट लार्जली हो चुकी है, ठीक है? अब मेंस का थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। तो मेंस में आपके यहाँ जो है 9 पेपर्स होते हैं। तो स्टार्टिंग विद एसे, तो एसे का जो पेपर रहेगा वो कैसे प्रैक्टिस करें, ठीक है? तो एसे के लिए मैंने इन जनरल क्या किया था कि जो-जो मुझे लगते हैं कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके ऊपर मैंने कुछ-कुछ कोट्स प्रिपेयर कर लिए थे। कैसे प्रिपेयर किए थे? गूगल से, ठीक है? जैसे विमेन इश्यूज़ मैंने टॉपिक डाला, उसके ऊपर मैंने कोट्स ढूँढ लिए। कोट्स कहाँ से ढूँढे हैं? आप गूगल कर सकते हैं कि ये बहुत सारे कोट्स आपके पास आ जाएँगे गूगल पे। प्लस अनुदीप दुरिशेट्टी सर, उनके भी ऐसे के नोट्स एंड कोट्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन। रैंक 1 थे वो कुछ साल पहले, काफ़ी अच्छे हैं उनके भी। तो मैंने उसमें से भी काफ़ी कोट्स जो हैं ले लिए थे। तो विमेन इश्यूज़ पे आई हैड अराउंड 5-6 वेरी गुड कोट्स विद मी। ऐसे ही उसके बाद चिल्ड्रन पे, फिर पॉवर्टी पे, फिर डेमोक्रेसी पे। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे जो है टॉपिक्स बनाए थे अराउंड 10, 20, 25 जिस पे मैंने अच्छे-अच्छे कोट्स या फिर कुछ अपने एनेक्डोट्स या कुछ न्यूज़पेपर से अच्छा हुआ मिलता हुआ मैं उसमें डाल देती थी। तो वो मेरे काफ़ी काम आए थे ऐसे में। उसके अलावा ऐसे के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है प्रैक्टिस। राइट एसेज़ जितना हो सकता है आप लिखें और क्या लिखना है? फिलॉसफिकल लिखना है, मैकेनिकल लिखना है, कैसा लिखना है? सब लिखना है। प्रैक्टिस के लिए आप सब लिखेंगे, जो आपको मिल रहा है लिखें, ठीक है? आप किसी कोचिंग में लिखना चाहते हैं, आप खुद लिखिए, चाहे सीरीज़ ज्वाइन करके नहीं लिखना चाहते हैं तो आप खुद से लिखें। खुद से लिखने में ये होगा कि आप उसको इवैल्यूएट करने में मुश्किल होगी कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इवैल्यूएशन के लिए ईदर यू कैन गो फॉर अ पीयर ग्रुप, ठीक है? या ऑनलाइन भी ऐसे चैनल्स चल रहे हैं जहाँ आप अपने एसे अपलोड करके चेक करा सकते हैं या फिर आप किसी कोचिंग में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे कि आपको कोट्स आप प्रिपेयर करें, थोड़ा सा कोई एनेक्डोट है या कुछ भी ऐसा टॉपिक वाइज जितना भी हो सकता है, ठीक है? उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप उसको जो है लिखें, जितना हो सकता है लिखें और ऐसे के पेपर में 2 ऐसे आते हैं जिनमें 4-4 आपके पास ऑप्शंस होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। आपको एक-एक ऐसे जो है दोनों सेक्शन में से उठा के लिखना है, ठीक है? अब की बार जो है लार्जली एसेज हमारे फिलोसफिकल थे पर वो यूपीएससी का सिलेबस है, यूपीएससी के आस्क एनीथिंग। तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला था कि हमें आप ये फिलोसफिकल नहीं पूछेंगे, तो वो बिल्कुल पूछ सकते हैं और उन्होंने पूछा,
ठीक है। तो इसीलिए आप अपने आप को मेंटली और प्रैक्टिस करके हर टाइप के ऐसे के लिए प्रिपेयर करके जाएंगे। ओके। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके जीएस के पेपर्स। जीएस के पेपर्स आपके 4 रहेंगे। जीएस 1, ठीक है। आपको पहले क्या करना है, पहले आप अपना सिलेबस जो है गूगल कीजिएगा, ठीक है। यूपीएससी की साइट पे अवेलेबल है, बाकी भी बहुत सारी साइट्स पे आपको मिल जाएगा। सिलेबस अच्छे से प्रिंट आउट ले लें, ठीक है। प्रिंट आउट लें, उसको पढ़ें, एक एक लाइन, एक एक वर्ड सिलेबस का इम्पोर्टेंट है। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे से नहीं पढ़ा था सिलेबस, उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा है। आप वो ना करें, ठीक है। सिलेबस को आपको शब्द बाय शब्द, वर्ड बाय वर्ड आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। उसी में से ही सवाल आपके बनेंगे और उसके हिसाब से ही आप प्रिपेयर करेंगे। तो जीएस 1 के लिए आपके पास प्रीलिम्स वाला है ना, बुक लिस्ट है ना, वही है। उसके अलावा कोई खास प्रिपरेशन नहीं होती है। उसके अलावा आपको लगता है जीएस 1 में कि भाई ये वाला नया टॉपिक है, ये शायद मैंने प्रीलिम्स में नहीं किया है, तो आप क्या करेंगे, गूगल इट, ठीक है। या फिर किसी किताब में आपको वो टॉपिक मिल रहा है, उसके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। ऐसे करके आपका 1 तैयार होगा। सिमिलरली 2 जो है जीएस 2, वो ज़्यादा आपका जो है पॉलिटी से लिंक्ड है। उसके अलावा उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस भी आता है। तो पॉलिटी होगा, आपका गवर्नेंस होगा, जो लार्जली आपका लक्ष्मीकांत से कवर होगा। उसके अलावा जो आपका इंटरनेशनल रिलेशन इसमें ऐड होता है, वो कहाँ से कीजिएगा। उसके लिए एक तो आपको अपने रेगुलर न्यूज़पेपर आपने पढ़े हैं, तो आपको पता है कि भाई इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या चल रहा है। उसके अलावा आप क्या कीजिएगा, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग मटेरियल्स अवेलेबल है मार्केट में। मेरे लिए सिंपली विजन का मटेरियल भी काफ़ी रहता था, पर उसके साथ आई हैड गूगल्ड माई स्टफ, ठीक है। जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर मैं नेबरहुड की बात करूं, तो मुझे उसमें जो भी कोचिंग के मटेरियल में, जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं इंडिया श्रीलंका इश्यूज़, तो इंडिया श्रीलंका इश्यूज़ में आपने देखा कि विजन के मटेरियल में या इनसाइट्स के मटेरियल में कुछ आपको दिया होगा, ठीक है, आपने वो ले लिया। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, उसके अलावा हमने जो है न्यूज़पेपर से पढ़े हैं, तो उसमें से भी आपको कुछ याद होगा या आपने लिखा होगा, तो वो आप ऐड कीजिए कि इस साल जो है श्रीलंका के साथ इंडिया के ये संबंध में जो भी हुआ है वो आप लिख सकते हैं। या फिर नहीं, इनफैक्ट ये करना ही है, आप गूगल कीजिए इंडिया श्रीलंका रिलेशंस, आपको कुछ अच्छे पॉइंट्स वहाँ भी मिलेंगे, आप उसमें वो ऐड कर दीजिए। तो ऐसे करके आपके नेबरहुड के, एक्सटेंडेड नेबरहुड के, या फिर उसके बियॉन्ड जो है आईआर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस की किताबें आती हैं, आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, ये मेरा रहा है, ठीक है। तो इसमें मैं अभी भी और बाद में भी ये आपको बता दूंगी कि मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो कोई गोल्ड क्लास या डायमंड क्लास स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो काम करी है, तो आप चाहे तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं, आप चाहे तो किसी और टॉपर या किसी अच्छे रैंकर की भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा अपनी सबकी कुछ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस होती हैं, ठीक है। तो डोंट ट्राई टू कॉपी अ स्ट्रैटेजी, पूरे के पूरा आपने उसी की ही स्ट्रैटेजी उठा ली, ये ना कीजिएगा, क्योंकि सबकी दिमाग की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, अपने घर के सर्कमस्टांसेस, अपने इंटरनल और एक्सटर्नल चीज़ें ये अलग होती हैं। तो स्ट्रैटेजी लीजिए, उससे इंस्पायर होइए, ठीक है, पर पूरी की पूरी 100% उसको रिप्लिकेट ना कीजिएगा, ठीक है। जैसे आपको ज़रूरत लगे आप उसमें मॉडिफिकेशन ज़रूर कीजिएगा, ठीक। तो आगे आते हैं हम जीएस 3 पे। तो जीएस 3 का जो पेपर है ना, वो आपका बहुत ज़्यादा करंट ओरिएंटेड आता है, और करंट जो होता है ना यूपीएससी में, वो 1 साल का करंट नहीं होता है, वो पिछले 5 साल का करंट भी हो सकता है, और वो उससे पिछला भी हो सकता है। तो आई वुड से 5 साल का करंट भी इसमें काफ़ी नहीं रहता है। तो पर हाँ, पिछले 2 साल वाला जो है वो आपका 90% इम्पॉर्टेंट है, पर 10% जो है वो उससे पिछले साल से भी आ सकता है। तो जीएस 3 में हम इको जो है पहले ही आपको बता चुके हैं, प्रीलिम्स वाला आपका लार्जली कॉपी हो जाएगा। उसके अलावा छोटे छोटे कई चीज़ें वहाँ पे आएंगी, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी जो है आप या तो किसी कोचिंग के मटेरियल से ले लीजिए, ठीक है,
पर क्या होगा कि आप कोचिंग के मटेरियल से जब इंटरनल सिक्योरिटी लेते हैं ना, तो आपके सिलेबस में कुछ चीज़ें वहाँ से छूट जाती हैं। वो सारा कोई भी ऐसा कोचिंग शायद पूरा उसको होलिस्टिकली जो है ना अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाता है। मतलब ऐसा मुझे लगा है ज़्यादा। तो मैं क्या करती हूँ, तो जितना मुझे कोचिंग के किसी अच्छी मैगज़ीन में मिलता है इंटरनल सिक्योरिटी का वो, प्लस जो चीज़ें उसमें कवर नहीं हुई हैं मेरे सिलेबस से, वो मैंने गूगल कर लिया, ठीक है? और वहाँ से मैंने उसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर लिख दिया है, ताकि वो मेरे अगर वहाँ से कोई सवाल आता है तो मैं उसको बना सकूँ। उसके बाद हमारे पास वहाँ पे आता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट रहेगा आपका। डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहाँ से करना है? बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? कोचिंग का मटेरियल आपको मिल जाएगा वगैरह वगैरह, पर उसमें कुछ नेसेसिटी है। क्या है? वो है आपके एनडीएमए की गाइडलाइंस, ठीक है? उसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ नई स्कीम्स या उसके ऊपर कुछ चीज़ें उठाई हैं, तो वो आपको पढ़ना है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट आप एक बार गवर्नमेंट की वेबसाइट से ज़रूर चेक कर लेंगे, ठीक है? काफ़ी अच्छा आपको मिल जाएगा। और लार्जली जो डिज़ास्टर के क्वेश्चंस रहे हैं ना कुछ सालों में, वो करंट ओरिएंटेड ही रहे हैं। जैसे कि इस साल शायद सभी को पता था कि लैंडस्लाइड के ऊपर तो पूछेगा ही पूछेगा। क्यों? क्योंकि लैंडस्लाइड पूरे साल होते रहे थे, वो न्यूज़ में थे, तो वो पेपर में भी पूछे जाएंगे, ठीक है? तो आपको डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रिपेयर करना है किसी भी मटेरियल से, प्लस यू हैव टू गो एंड चेक योर गवर्नमेंट वेबसाइट्स लाइक एनडीएमए की गाइडलाइंस, ओके? तो उसके बेसिस पे आप इसको तैयार कीजिएगा। उसके अलावा भी टॉपिक्स होंगे, जैसे कि साइंस होगा, तो साइंस का आई वुड से कि गो फॉर गूगलिंग एंड फाइंड आउट योर स्टफ, ठीक है? बाकी साइंस के लिए है ना, काफ़ी लोग एनसीईआरटीज़ भी पढ़ते हैं, पर मेरे लिए थोड़ा कम बेनिफिशियल रहा है, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है मैंने एनसीईआरटीज़ पे फोकस नहीं किया है। तो आप जो है अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं तो यू कैन गिव अ रीडिंग टू एनसीईआरटीज़। इसके अलावा आप कोचिंग का मटेरियल ले सकते हैं जो आपको अच्छा लग रहा है, या फिर बेस्ट तो आपका यही रहेगा कि आप जो है साइंस की जो भी टॉपिक्स वहाँ दिए हैं ना, वो एक बार गूगल ज़रूर कर लीजिएगा, काफ़ी आपको फ़ायदा हो जाएगा उससे। सर एग्रीकल्चर मैंने लार्जली अपने ऑप्शनल से प्रिपेयर किया था, पर एग्रीकल्चर का जो भी आपको वहाँ दिया हुआ है ना टॉपिक के हिसाब से, आपको वहीं से वही प्रिपेयर करना है। एग्रीकल्चर आपका 90% आपकी एनसीईआरटी में है, ठीक है? उसके अलावा जस्ट आपको उसमें करंट अफेयर्स डालने हैं, कि जैसे कि एग्रीकल्चर की क्या क्या स्कीम्स रही हैं, उसके इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, उसके इरिगेशन के रिगार्डिंग अब गवर्नमेंट ने कुछ दिया है, या फिर कितना मेकेनाइजेशन हो रहा है, एग्रो फॉरेस्ट्री रिलेटेड क्या दिया है गवर्नमेंट ने। तो आपका एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर्स वुड बी सफिशिएंट फॉर एग्रीकल्चर। उसके अलावा हम जो है GS4 पे आ जाते हैं। तो GS4 जो है ना, काफ़ी डायनामिक सब्जेक्ट है, काफ़ी स्कोरिंग है, उठा भी सकता है, गिरा भी सकता है, ठीक है? कहीं भी लेके जा सकता है, तो उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है? एथिक्स नाम है इस सब्जेक्ट का। तो GS4 के सब्जेक्ट को सबसे पहले आप सिलेबस को वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे, कोशिश कीजिए याद ही कर लीजिए सिलेबस को, ठीक है? 5-6 चैप्टर्स उसके हैं रहते हैं आपके सिलेबस में, उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है? उसके अलावा बहुत सारे सोर्सेज रहेंगे। मैंने जो है वीडियोस लेक्चर्स लिए थे इसके, और वो मुझे इजीली अपने एक फ्रेंड के थ्रू मिल गए थे, तो मैंने उसके वीडियो लेक्चर्स एक कोचिंग के ले लिए थे, उससे मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए थे, ठीक है? वो हो गई थी मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। उसके अलावा भी मैंने इम्प्रूव किया है। तो लार्जली 2019 में बस मैं वही करके गई थी, पर मुझे लगा कि वो सफिशिएंट नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने सिलेबस में जो जो चीज़ें मेरे पास नहीं थी, वो मैंने अब की बार अच्छे से प्रिपेयर करी, ठीक है? वो कहाँ से करी है? मैंने अब की बार एक तो ओनली आईएएस का हैंड आउट यूज़ किया था एथिक्स का। उसके अलावा मैंने जब मुझे ज़रूरत पड़ी मैंने गूगल किया, ठीक है? उसके अलावा जब मुझे जहाँ की ज़रूरत पड़ी वो मैंने लार्जली न्यूज़पेपर या करंट अफेयर से ही उठाए थे, ठीक है? उसके अलावा आई वुड सजेस्ट कि टेस्ट सीरीज़, हाँ, जितने भी आपके जीएस के चारों ये सब्जेक्ट्स हैं और ऐसे हैं,
इसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब तक लिखेंगे नहीं ना, तब तक पेपर लिखने में भी मज़ा नहीं आएगा, ना स्कोर आएगा, ना आपका पेपर कंप्लीट हो पाएगा। तो उसके लिए यू हैव टू राइट योर पेपर्स, पहले ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे? प्रैक्टिस जो है आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप अपने जीएस पेपर्स या ऐसे जो है प्रीवियस ईयर ही प्रैक्टिस करें पहले, ठीक है। जितना हो सकता है प्रीवियस ईयर्स आप लगा लें, ठीक है। जैसे कि जीएस 1 में वी हैव सोसाइटी, ठीक। सोसाइटी के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आप उसको लगा के देख लीजिए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप फुल लेंथ लगाएं, ठीक है। वो भी आप प्रीवियस ईयर को लगाना ही अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद होने के बाद आप किसी कोचिंग के भी जो है टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, ठीक है। तो कोचिंग की टेस्ट सीरीज या तो आप मार्केट से उठा लें, ठीक है, आपको इजीली वहाँ से मिल जाएगी। उसके अलावा इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज, प्लीज़ डू, ठीक है। आई वुड नॉट से अ नो हियर, ठीक है। जीएस के लिए अगर आप लगाना चाह रहे हैं टेस्ट सीरीज, आप किसी भी कोचिंग की लगा सकते हैं। विजन है, इनसाइट्स है, फॉरम बहुत अच्छा है, शंकर इज़ वेरी गुड। तो देर आर नंबर ऑफ कोचिंग सेंटर्स अवेलेबल जो आपको अच्छे से टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराते हैं, चेक करते हैं, आपको मार्किंग देते हैं। तो इसीलिए आप जो है टेस्ट सीरीज कोचिंग में भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट प्लीज़ प्लीज़ ट्राई टू इवेलुएट देम, खुद से कीजिए, पीयर ग्रुप से कराइए, ठीक है, किसी और टीचर से कराइए, पर इवेलुएशन ज़रूरी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। स्पेशली इन योर इनिशियल जर्नी, शायद लेटर जर्नी में आपको इसकी आवश्यकता थोड़ी सी कम पड़े। उसके अलावा आप जो है ऑप्शनल की बात कर लेते हैं हम। तो ऑप्शनल जो रहेगा, मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, ठीक। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि ज्योग्राफी में मार्क्स नहीं आते हैं। तो इन जनरल लास्ट कुछ सालों से ज्योग्राफी में कम मार्क्स आए हैं। तो ये एक जनरल ट्रेंड देखने को मिला है, और एक तरीके से ठीक भी था, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है जो कि ज्योग्राफी को लेते हैं। तो शायद इसीलिए हमें जो है ज्योग्राफी में इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो ये फैक्टर हो सकता है, या दूसरा फैक्टर ये है कि शायद हम ज्योग्राफी वाले इतना अच्छा नहीं लिख के आ रहे हैं। तो जो भी है, एक थोड़ा रहा है कि ऑप्शनल में ज्योग्राफी में कुछ लास्ट ईयर्स में कम मार्क्स आए हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? मेरे लिए ज्योग्राफी जो है, ऐसा बोल सकते हैं कि मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ज्योग्राफी लिया है और मैं अभी तक उसको कंटिन्यू कर रही हूँ। 2019 में मेरे को मार्क्स काफ़ी कम मिले थे ज्योग्राफी में। इनफैक्ट आई वुड से कि शायद मैं उसी की वजह से आउट थी ऑप्शनल में, मेंस में, क्योंकि आई स्कोर्ड अराउंड 211 और 212 मार्क्स इन ज्योग्राफी 2019 मेंस, जबकि मेरे बाकी जो जीएस का स्कोर था वो 400 इजीली क्रॉस कर चुका था। तो काफ़ी कम स्कोर था, ठीक है। उसके बाद भी मैंने ज्योग्राफी कंटिन्यू किया विद सम चेंजेस इन माय स्ट्रैटेजी। तो चेंजेस इन माय स्ट्रैटेजी क्या था जी? मैंने किताबें पढ़ी, ठीक है। तो मैंने जितना हो सकता था ज्योग्राफी की ऑप्शनल की किताबें पढ़ी थी। उसमें जहाँ मुझे ज़रूरत लगी मैंने नोट्स बनाए हैं। उसके अलावा अगर मुझे लगा कि भाई हाँ, इस कोचिंग का ये वाली चीज़ बेहतर है, तो मैंने वहाँ भी मार्केट से वो चीज़ उठाई थी। तो इस तरीके से मैंने अच्छा सा अपना ऑप्शनल का मटेरियल प्रिपेयर किया, उसको रिवाइज किया था, और उसके हिसाब से मैंने पेपर लिखा। इनफैक्ट 2020 में ज़्यादा रिवीजन या ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ के मुझे मौका नहीं मिला था, क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी घर पे, ठीक है। तो मेरा स्कोर ऑप्शनल में इस स्ट्रैटेजी से बढ़ा है। कितना बढ़ा है? आई स्कोर 248 मार्क्स विद 138 इन माई पेपर 2। तो ऐसे आप अपने ऑप्शनल में नंबर बढ़ा सकते हैं। बाकी ऑप्शनल के बारे में मैं ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि वो मैंने नहीं पढ़े हैं, ठीक है। पर कैसे चूज़ करना है ये मैं आपको बता सकती हूँ। ट्राई चूजिंग एन ऑप्शनल विच गिव्स यू वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। क्योंकि देखो, अंत में आपको रैंक चाहिए, ठीक है ना। तो रैंक चाहिए तो ऑप्शनल ऐसा चूज़ करें जिसमें नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा होगा कि भाई मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या मैं इस ऑप्शनल को चूज़ करूं?
देखिए, 2 बातें रहेंगी। पहले ऑप्शनल में ये आपको देखना है कि किस में नंबर आ रहे हैं। दूसरा आपका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना आप सैक्रिफाइस कर सकते हो या कितना आप डेवलप कर सकते हो। जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं पीएसआईआर और एंथ्रोपोलॉजी। इन जनरल आजकल ज़्यादातर ट्रेंड है कि बच्चे ये ऑप्ट कर रहे हैं और इसमें स्कोर भी अच्छा आ रहा है। ठीक है, तो क्या आपको ये ऑप्ट करने चाहिए? सिर्फ मार्क्स को देखते हुए? यस। ठीक। इंटरेस्ट को देखते हुए अगर आपको ये लग रहा है कि भाई मेरा तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं इसमें कैसे करूँगा, कैसे करूँगी, कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि नंबर आ रहे हैं। दूसरी चीज़, कई बार क्या होता है कि आप धीरे-धीरे जब पढ़ते हैं ना एक चीज़ को, तो इंटरेस्ट अपने आप डेवलप हो जाता है। तो कोशिश कीजिए आपका डेवलप हो जाए। अगर आपको ये लग रहा है कि भई मैंने 15 दिन, 20 दिन इस ऑप्शनल में पढ़ाई कर ली है और अभी भी बिल्कुल ही मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता है और ये शायद मैं 2 साल या 3 साल नहीं खींच पाऊँगा या पाऊँगी, तो मुश्किल हो जाएगी। उस केस में मैं ये बोल सकती हूँ कि आप अपना ऑप्शनल बदल लीजिए। पर अगर आप में ये हिम्मत है कि आप 2 साल, 3 साल या उससे ज़्यादा साल एक सब्जेक्ट को चला सकते हैं, प्लस उसमें अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं, गो विद दैट ऑप्शनल। अदरवाइज़ अगर आप में ऐसा है कि भई हाँ जी, ज्योग्राफ़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, पबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है और मैं इसमें अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, अच्छी मेहनत कर सकते हैं, तो येस, यू कैन टेक योर ओन रिस्क। ठीक है, रिस्क के लिए बिल्कुल खुली है मार्केट। यूपीएससी में बहुत सारे ऑप्शनल हैं, आप जी भर के चूज़ कर सकते हैं। पर मेरा यही रहेगा, चूज़ वाइजली, गो विद द सब्जेक्ट विच इज़ गिविंग यू मार्क्स। ऐसा सब्जेक्ट जो आपको मार्क्स दे रहा है। ठीक। दूसरी चीज़, आप में इतनी हिम्मत है कि आप उसको कुछ साल कैरी कर पाएंगे, गो विद दैट ऑप्शनल। ठीक है, उसके अलावा ऑप्शनल के लिए काफ़ी रहेगा एंड ऑप्शनल के लिए आपको पिछले साल के टेस्ट लगाने हैं, सॉल्व करने हैं, अच्छी सी टेस्ट सीरीज लगानी है। मैम, ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए क्या बिना कोचिंग की तैयारी की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, मैंने की है। ठीक है, मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था, मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आया था, तो मैंने हट के अपने आप से ही पढ़ाई करी है ज्योग्राफी की। बट येस, आई डिड ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज। ओके, ठीक है, मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी और उसमें मैंने धीरे धीरे इम्प्रूव भी किया था। अगर आप मेरी टेस्ट सीरीज वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं या फिर डिटेल्ड स्ट्रैटेजी ऑफ ऑप्शनल, तो आई वुड प्रिपेयर अनदर वीडियो फॉर यू। ठीक है, ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए हम अलग से एक वीडियो बना लेंगे, क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजी हम डिटेल में ही बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा मैं आपको इंटरव्यू के बारे में बता देते हैं और उसके बाद हम आपके बाकी क्वेश्चंस भी ले लेंगे। ओके, तो हम बात कर लेते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू का क्या करना है? इंटरव्यू के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है? इंटरव्यू के लिए आपको जो है एक डैफ भर के देना होता है वहाँ पे। ठीक है, तो डैफ में आप क्या करते हैं कि आपको वहाँ पे मेंशन करना होता है अपनी सारी चीज़ें, जैसे कि आपका नाम, आपके पिताजी, आपके माताजी का नाम हो गया, आपका एड्रेस हो गया, फिर उसके बाद में आपकी बाकी सारी जर्नी, जैसे आपने स्कूल में क्या पढ़ाई करी है, कॉलेज में क्या पढ़ाई करी है। उसके बाद आपका पेज आता है जो आपका पूरा चित्र उनको दिखा देगा, जिसमें आपकी हॉबीज़ होंगी, आपकी कोई आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करी है, कोई प्राइज़ है, कोई मेडल है, आपने जो भी जीता है, जो भी किया है, वो आपको उसमें भर के देना होता है। तो टेक इट एज योर सीवी और योर रेज्यूमे। ओके, तो वो वहाँ पे इंटरव्यू पैनल के पास होता है। लार्जली आपके सवाल जो है उनके उसी के इर्द गिर्द होते हैं, पर उसके अलावा जो है आपके करंट अफेयर संबंधित भी बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। तो आपका जो है इंटरव्यू इसके इर्द गिर्द रहेगा। तो योर डैफ, ठीक है, आपने आज तक क्या क्या किया है, आपकी हॉबीज़ वगैरह। दूसरी चीज़ आपके करंट अफेयर्स, उसके अलावा आपका जो भी आपका ऑप्शनल या फिर जो आपने पढ़ाई करी है उसमें से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है वो लार्जली प्रैक्टिस संबंधित रहेगी। तो आपको क्या करना है, आप छोटे छोटे क्रिस्प नोट्स बना सकते हैं रिगार्डिंग करंट अफेयर्स या फिर रिगार्डिंग योर एकेडमिक्स। फॉर एग्जांपल, मेरा जो है ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन वो फिज़िक्स में रही है, पर मेरा ऑप्शनल जो है वो ज्योग्राफी रहा है।
तो मैंने लास्ट ईयर क्या किया था, मैंने फिजिक्स की 11th-12th की NCERTs दोबारा पढ़ी थी, और पढ़ के जो मुझे लगा कि भाई ये चीज़ें जो है पूछी जा सकती हैं वहाँ पे, उसके लिए मैंने उसमें जो है नोट्स तैयार कर लिए थे और वही मैंने बार बार रिवाइज किए थे। तो लार्जली मेरे फिजिक्स के सवाल भी वहीं से ही आए थे। ठीक है, तो आप ये कर लीजिएगा प्लीज़। एंड प्रैक्टिस करनी होती है, तो इंटरव्यू में मेरे पास एक बहुत अच्छा सा पीयर ग्रुप था। ठीक है, मेरा अच्छा सा मैंने एक फ्रेंड सर्कल बना लिया था, जो बच्चे स्टूडेंट्स जो है इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने मेरी काफ़ी मदद करी, जितना हो सकता था मैंने भी उनकी करी। ठीक है, तो वो हम जो है प्रैक्टिस सेशंस ले लेते थे एक दूसरे से। उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे, मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे, उन्होंने मेरे ड्राफ्ट पे डिस्कस करके बताया कि भाई इतना इतना ये सवाल पूछा जा सकता है। तो उस तरीके से आई हैड अ वेरी गुड क्वेश्चन बैंक विद मी, जिसके मैंने आंसर्स प्रिपेयर किए थे, रिवाइज किए थे। बाकी जो है इंटरव्यू कहीं से भी आ सकता है, एंड यू नीड टू बी वेरी वेरी प्रेजेंटेबल एंड कॉन्फिडेंट। ओके, उसके अलावा जो है इंटरव्यू के लिए आप मॉक इंटरव्यूज़ भी दे सकते हैं। मैंने 3 मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे। ठीक है, आप इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। पीपल कैन गो फॉर एन नंबर ऑफ इंटरव्यूज़। ठीक है, मॉक इंटरव्यूज़ में 10, 20 कैसे भी, पर इन जनरल जो है आई वुड से 5 to 6 इज़ द एवरेज स्कोर, जितना आप लोग मॉक इंटरव्यूज़ देते हैं। ठीक है, तो वो आप दे सकते हैं। मेरा लार्जली जो है मैं स्ट्रैटेजी बता चुकी हूँ, और अगर इसके आपको किसी भी सब्जेक्ट का ना, इसमें जैसे जीएस का है या किसी पर्टिकुलर जीएस या ऑप्शनल के लिए आपको डिटेल्ड स्ट्रैटेजी चाहिए ना, तो वो हम आपको बाद में बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप प्लीज़ अपने क्वेश्चंस मेरे को भेजते रहे। दीदी, डाइट मैटर करता है क्या स्टूडेंट लाइफ में? बिल्कुल, डाइट बहुत मैटर करता है। आप जितना अच्छा खाएंगे उतना अच्छा आपका दिमाग दौड़ेगा। ठीक है, वो बोलते हैं ना कि अगर आप फैट्स खा रहे हैं तो आपका दिमाग स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा तो इट वुड रिफ्लेक्ट इन योर स्टडीज़, राइट? और तो आप अच्छा खाएं, जितना अच्छा खा सकते हैं, जितना सात्विक, थोड़ा सा राजसिक भोजन आप खाएं, और जितना कम तामसिक खाएं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल बैकग्राउंड से आप किसी भी बैकग्राउंड से आके जो है यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं। आपको मिनिमम एज चाहिए 21 एंड अ ग्रेजुएशन डिग्री, दैट्स इट। फीलिंग नर्वस ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन है, अगर नर्वस फील नहीं कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम रहेगी। इज योग कैन बी अ हॉबी? बिल्कुल बिल्कुल, योगा जो है, योग आई वुड से योग काफ़ी बच्चों की हॉबी होती है, काफ़ी स्टूडेंट्स की। एंड इनफैक्ट मेरे भी कुछ फ्रेंड सर्कल में थी, एंड दे हैव गॉट वेरी गुड रैंक्स। मॉक इंटरव्यू क्या होता है प्लीज़? सर, मॉक इंटरव्यू जो है, आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन के दौरान जो है मतलब एक प्रैक्टिस इंटरव्यू दे सकते हैं, जो कि आपको दृष्टि आईएएस, राव आईएएस, विजन आईएएस, जितने भी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ये प्रोवाइड करा देते हैं मॉक इंटरव्यू, जहाँ पे आप जाके अपने इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोचिंग लेना ज़रूरी है? कोचिंग लेना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल बिना कोचिंग के इसमें पास किए हैं और बहुत अच्छी रैंक लाए हैं। आप ये देखिए कि आपको कोचिंग किस चीज़ के लिए ज़रूरत है। एक पूरे कोचिंग पे रिलाय नहीं कीजिएगा। ठीक है, कि मैंने एक कोचिंग पकड़ लिया है, अब मैं ऑप्शनल वगैरह जो है हर चीज़ का यहीं से करूँगा या करूँगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए कि इस सब्जेक्ट में मेरी पकड़ ठीक है, यहाँ मुझे कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। इसमें मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो कहाँ से ज़रूरत पड़ेगी? क्या मुझे मार्केट का या ऑनलाइन मटेरियल सफिशिएंट है? नहीं है, तो क्या मुझे किस कोचिंग पे जाना चाहिए? इस हिसाब से आप करेंगे। ऑप्शनल जो है, काफ़ी बच्चे कोचिंग लगाते हैं, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट में फिर भी अवॉइड करते हैं, पर वो भी बिना कोचिंग के प्रिपेयर किया जा सकता है। हाउ टू बिल्ड ओन ओपिनियन इन न्यूज़पेपर? आप जैसे जैसे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, आपको पता लग जाएगा कि आपका जो है एडवाइस या ओपिनियन जो है कैसा होना चाहिए। आपका ओपिनियन किस पे बेस्ड हो? आपका जो संविधान है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, वो सुप्रीम है। जब आपके ओपिनियंस, आपके एडवाइसेस या आपके व्यूज़ कॉन्स्टिट्यूशन से मेल खाते हैं, तो आपके ओपिनियंस ठीक है। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं।
तो वो आप धीरे धीरे अपने ओपिनियंस न्यूज़पेपर के दौरान पढ़ते पढ़ते बना सकते हैं। मैम मिनिमम कितना टाइम प्रिपेयर करना चाहिए? आप सिटिंग आवर्स जो है 15 से 16 घंटे भी लगा सकते हैं। इफेक्टिव स्टडी आई वुड से 10 to 12 आवर्स। और कितने साल लगते हैं? साल बहुत लग सकते हैं। तो साल का ऐसा रहता है कि मिनिमम जो है ना, अच्छे से पढ़ाई करने वाले 2 साल, और हो सकता है आपको इससे ज़्यादा भी लग जाए। ठीक है? तो सब्र बनाए रखिएगा, अपनी प्रैक्टिस, अपनी शिद्दत पढ़ाई में बनाए रखिएगा, धीरे-धीरे आपका जो है जर्नी आगे बढ़ेगी। हाँ, ये भी होता है कि जो है बहुत सारे आपको मिलेंगे कि वही मैंने पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। तो बिल्कुल पहले अटेम्प्ट में भी क्लियर होता है, पर उसकी जर्नी या उसकी प्रिपरेशन कितनी रही है वो आपको नहीं पता होता है। तो देयर आर पीपल हु क्लियर द एग्जाम इन द फर्स्ट गो, बट दे आल्सो प्रिपेयर फॉर सम ईयर्स। ठीक है? हो सकता है 2 साल, 3 साल या उससे ज़्यादा से पहले से वो प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद वो पहला जो है अटेम्प्ट देते हैं। पर मैं इसमें ये भी कहना चाहूँगी कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहुत ही होनहार बच्चा हो और जिसने 1 डेढ़ साल में ही प्रिपेयर करके पहले अटेम्प्ट में निकाल दिया हो। पर ऐसा होना और ऐसा असलियत में होना बहुत मुश्किल रहेगा। ठीक है? पर हाँ, बिल्कुल ऐसे होनहार बच्चे भी हो सकते हैं। आप कॉलेज के साथ जो है अपनी एनसीईआरटीज़ एंड न्यूज़पेपर आप शुरू कर सकते हैं। धीरे-धीरे जो है आप उसमें बढ़त पा सकते हैं। पर पहले स्टेप्स होते हैं ना, आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, तो पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप आपका है न्यूज़पेपर एंड एनसीईआरटीज़। आप धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। मैम नोट्स कहाँ से मिलेंगे? ज़्यादातर नोट्स जो है खुद से प्रिपेयर कीजिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप किसी टॉपर के भी वीडियोज़ या फिर नोट्स ले सकते हैं। योर पर्सनैलिटी टेस्ट मार्क्स, मेरे पर्सनैलिटी टेस्ट में 170 स्कोर रहा था विद चौबे सर बोर्ड। अभी ऐसा है कि आपके जो है बहुत सारे सवालों का मैंने जवाब दे दिया है बहुत अच्छे से, और आप अगर मेरे से ज़्यादा सवाल या कुछ और या कोई भी डिटेल अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो आई एम अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम विद माई ID beniwal.anu। ठीक है? ENIWAL.ANU। I will repeat it now. Beniwal.anu, BENIWAL.ANU। वहाँ आपसे आप लोग जो है मुझसे जुड़ सकते हैं और आपके जो भी सवाल हैं आप उसमें मुझे DM कर सकते हैं रिगार्डिंग योर स्टडीज़। ठीक है? तो मैं जितना भी हो सकता है, जितना जल्दी हो पाएगा, मैं आपकी पढ़ाई रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज होंगी मैं उनको एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है? आई एम नॉट अवेलेबल ऑन फेसबुक और ट्विटर और एनीवेयर एल्स राइट नाउ। अगर फ्यूचर में मैं अगर कहीं पे आऊँगी तो आई लेट यू नो। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे ही अवेलेबल हूँ। स्ट्रैटेजी कैसे बनाए? स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से बनवा दी है मैंने आपकी, और अगर डिटेल स्ट्रैटेजी चाहिए तो हम आपको फिर से जो है वीडियो बना लेंगे। जॉब के साथ तैयारी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोग जो हैं जॉब के साथ तैयारी करते हैं और बहुत अच्छी रैंक लेके आते हैं। पर उसमें ये होगा कि मेक श्योर कि आपकी जॉब जो है ना वो आपको मेंस से पहले एटलीस्ट जो है कुछ आपको ब्रेक दे दे, जहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस कर सके। ठीक है ना? राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ती थी, पर आप जो है बाकी भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ते हैं। कि मैम ज्योग्राफी में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं? आई डोंट नो। हमने इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया है और आते हैं, ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी ऑप्शन में नंबर नहीं आते हैं। पिछले साल 285 290 आई हैव हर्ड वेरी गुड मार्क्स हैव बीन अलॉटेड, हैव बीन गिवन इन ज्योग्राफी ऑप्शनल। तो मार्क्स बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ऐसा नहीं है, अच्छे बढ़ रहे हैं। इंग्लिश मीडियम से एनसीईआरटी समझ नहीं आ रही है। इंग्लिश मीडियम से एनसीईआरटी कैसे नहीं समझ आ रही है? क्योंकि वो बहुत बेसिक लैंग्वेज में होती है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप हिंदी और इंग्लिश एनसीईआरटी दोनों परचेज कर लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए। जहाँ आपको जिस पैराग्राफ में प्रॉब्लम हो रही है आप उसका हिंदी वर्जन देख लो, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, आपको कौन सा शब्द या कौन सी लाइन समझ नहीं आ रही है। मैम विच सर्विस यू आर इन? सर और मैम, आई हैव बीन अलॉटेड डैनिप्स इन 2020 यूपीएससी एग्ज़ाम। तो वही है अभी फ़िलहाल।
ठीक है, तो आपके बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पे और मैंने ज़्यादातर जो है आपके सवालों का आंसर कर दिया है। अगर आपके पास कोई और सवाल है तो हम उसको अगले वीडियो में ले लेंगे। आप जो है कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं और अदरवाइज़ आपको जो है कुछ भी डिटेल स्ट्रैटेजी या और कुछ चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूँ विद द नेम with the ID beniwal.anu, BENIWAL.ANU. So thank you so much. It was very, very nice meeting you all and having a very, very lively conversation with you. बहुत अच्छा लगा. इनफैक्ट दिस वॉज माई फर्स्ट लाइव सेशन एंड कितने अच्छे से आप लोगों ने मेरे साथ कोऑपरेट किया है. थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे वंस अगेन. ठीक है, तो अपना अपना ध्यान रखिएगा, कोविड प्रोटोकॉल को मानते रहिएगा, मास्क लगाइएगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए और खूब सारी पढ़ाई कीजिए. ठीक है, जो भी आपकी एज है, जेंडर है, एरिया है, सब बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जवान सब खूब सारी पढ़ाई कीजिए. ठीक है, पढ़ाई आपके साथ रहेगी, तो खूब सारी पढ़ाई कीजिएगा, लाइफ में आगे बढ़ो. ठीक है, और बाकी हम धीरे धीरे जो है आगे भी सेशन लेंगे जब भी ज़रूरत पड़ेगी विद सम पर्सनल मोटिवेशन सेशंस या फिर जो मेरी पर्सनल स्टोरीज में रही है वो भी मैं आपसे बाद में शेयर कर लूँगी. ठीक है, तो इट वॉज़ वेरी वेरी नाइस इंटरेक्टिंग विद यू ऑल. थैंक यू सो मच. इट वॉज नाइस मीटिंग यू. ओके, तो आई थिंक आई वुड टेक अ ब्रेक एंड गो ऑन माई यूजुअल रूटीन. ठीक है, काफ़ी सारे मेरे काम हैं. तो थैंक यू. बी ब्लेस्ड. मे गॉड ब्लेस यू ऑल. एंड आप भी अपना आशीर्वाद, अपने विशेष मेरे साथ बनाए रखिएगा. ठीक है, ओके, चलो बाय बाय. हैव अ गुड डे.